जब हम प्लास्टिक सर्जरी के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद मॉडर्न हॉस्पिटल, हाईटेक मशीनें, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि चेहरे को ठीक करने की ये कला हजारों साल पुरानी है, एक ऐसी दुनिया से आई है जिसके बारे में हम ज्यादा जानते ही नहीं। तो सवाल ये है, क्या ये सच में 20वीं सदी का कोई कमाल है या फिर इतिहास के पन्नों में दबी एक ऐसी कहानी है जिसे अब दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया है। चलिए, आज इसी सोच को चुनौती देते हैं और उस सच को खोजते हैं जो शायद मॉडर्न मेडिसिन की बुनियाद को ही हिला दे। तो चलिए मिलते हैं उस जीनियस से जिसका नाम अक्सर इतिहास की किताबों में छिपा रह जाता है। नाम है सुश्रुत। सोचकर देखिए, 600 ईसा पूर्व के एक भारतीय चिकित्सक, एक सर्जन और एक ऐसे विजनरी जिनके काम को सदियों तक पश्चिमी दुनिया ने जाना ही नहीं। जी हां, बिल्कुल सही सुना। 2600 साल पहले। जरा एक पल के लिए इस टाइम गैप को समझने की कोशिश कीजिए, जब दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं अभी बस बन ही रही थी। उस वक्त यहां गंगा के किनारे सर्जरी का भविष्य लिखा जा रहा था। और इसका सबूत क्या है? सबूत है उनके द्वारा लिखा गया एक अद्भुत ग्रंथ, सुश्रुत संहिता। इसे सिर्फ एक मेडिकल टेक्स्ट बुक कहना इसके साथ अन्याय होगा। ये तो सर्जिकल स्किल्स का एक ऐसा खजाना है जो आज के सर्जन्स को भी हैरान कर देता है। तो आखिर होता क्या था इस प्राचीन ऑपरेटिंग रूम में? शायद आप सोच रहे होंगे, कोई छोटी मोटी मरहम पट्टी। बिल्कुल नहीं। यहां पर वो हो रहा था जिसे आज हम सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी में से एक मानते हैं। उनकी जो सबसे बड़ी, सबसे मशहूर देन थी, वो थी राइनोप्लास्टी, यानी नाक की सर्जरी। जरा उस दौर के बारे में सोचिए। युद्ध और कठोर सजाओं के चलते कई लोगों की नाक काट दी जाती थी। वो लोग एक टूटे हुए चेहरे और टूटे हुए आत्मविश्वास के साथ सुश्रुत के पास आते थे, एक नई उम्मीद की तलाश में। और उनकी तकनीक अपने आप में क्रांतिकारी थी। वो मरीज के माथे से स्किन का एक जिंदा हिस्सा लेते थे, जिसे फ्लैप कहते हैं। फिर उसे बड़े ही ध्यान से घुमाकर एक नई नाक की शेप देते। और सबसे जरूरी बात, उस स्किन के हिस्से में ब्लड सप्लाई को बनाए रखते थे ताकि वो जिंदा रहे। फिर सांस लेने के लिए नाक में छोटी नलियां डालकर उसे हील होने के लिए छोड़ देते थे। और यही बात तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। आज भी मॉडर्न प्लास्टिक सर्जन बिल्कुल इसी बेसिक प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक जिंदा टिश्यू को उसकी ब्लड सप्लाई के साथ शरीर के दूसरे हिस्से में ट्रांसप्लांट करना, ये आज भी स्टेट ऑफ द आर्ट माना जाता है। और सुश्रुत ये सब 2500 साल पहले कर रहे थे। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ नाक की सर्जरी पर खत्म नहीं होती। सुश्रुत संहिता में 1, 2 या 10 नहीं, बल्कि 120 से भी ज्यादा अलग-अलग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र मिलता है। उनकी सर्जिकल किट में आज की ही तरह फॉर्सेप्स, स्कैल्पेल, सुइयां, यहां तक कि कैथेटा भी थे। सोचकर देखिए, ये कोई अंदाजे से किया जाने वाला काम नहीं था। ये एक पूरा व्यवस्थित, सटीक और वैज्ञानिक सर्जिकल सिस्टम था। इन टूल से वो क्या क्या नहीं करते थे। एम्प्यूटेशन, सी सेक्शन, टूटी हड्डियों को जोड़ना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन और तो और शरीर से पथरी निकालना तक। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी सटीकता, इतनी सफाई कोई कैसे हासिल कर सकता है? जवाब आपको हैरान कर देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के सर्जन करते हैं। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जी हां, सुश्रुत अपने छात्रों को सीधे इंसानों पर ऑपरेशन करने नहीं भेजते थे। पहले ट्रेनिंग होती थी। उनके छात्र तरबूज और खीरे जैसी सब्जियों पर चीरा लगाना सीखते थे, दीमक लगी लकड़ी पर प्रोबिंग की प्रैक्टिस करते थे और जानवरों की खाल पर टांके लगाना सीखते थे। ये दरअसल इतिहास का पहला रिकॉर्डेड सर्जिकल सिमुलेशन प्रोग्राम था। अविश्वसनीय। लेकिन सुश्रुत की महानता सिर्फ उनके सर्जिकल स्किल्स तक सीमित नहीं थी। वो एक संपूर्ण चिकित्सा दर्शन में विश्वास रखते थे, जिसमें दर्द का प्रबंधन, सफाई और मरीज की देखभाल सबसे ऊपर थी। सर्जरी के दौरान दर्द को कम करने के लिए वो शराब और कुछ खास जड़ी बूटियों के धुएं का इस्तेमाल करते थे। आप इसे एनेस्थीसिया का एक शुरुआती रूप समझ सकते हैं। और वो सफाई पर बहुत जोर देते थे। भले ही उन्हें बैक्टीरिया के बारे में ना पता हो, लेकिन वो ये जरूर जानते थे कि साफ सफाई से जानें बच सकती हैं। तो सवाल फिर वही है, अगर सुश्रुत इतने कमाल के थे तो दुनिया उन्हें हिपोक्रेट्स की तरह क्यों नहीं जानती? आखिर ये ज्ञान इतिहास में कहीं गुम कैसे हो गया? सदियों तक तो ये ज्ञान भारत में ही फलता फूलता रहा।
फिर लगभग 8वीं सदी के आसपास अरब विद्वानों ने सुश्रुत संहिता को अरबी में ट्रांसलेट किया और यहां से इसका सफर पश्चिम की तरफ शुरू हुआ। लेकिन यूरोप तक पहुंचने में से अभी और 1000 साल लगने वाले थे। कहानी में असली टर्निंग पॉइंट आया 1794, जब भारत में तैनात ब्रिटिश सर्जन्स ने अपनी आंखों से स्थानीय चिकित्सकों को नाक की सर्जरी करते देखा। वो बिल्कुल हैरान रह गए, उन्होंने ऐसी तकनीक कभी देखी ही नहीं थी। इस घटना की रिपोर्ट जब जेंटलमैन मैगजीन में छपी तो पूरे यूरोप में एक सनसनी सी फैल गई। एक खोई हुई कला एक बार फिर से दुनिया के सामने आ चुकी थी। ये घटना साफ साफ दिखाती है कि कैसे प्राचीन भारत के ज्ञान ने पश्चिम में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी की नींव रखी। सर्जिकल इनोवेशन, मेडिकल एथिक्स और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, सुश्रुत की विरासत के ये 3 स्तंभ आज भी दुनिया भर के मेडिकल स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। वो सिर्फ एक सर्जन नहीं थे, वो एक गुरु थे जिनके सिद्धांत आज भी जिंदा हैं। एक कहावत है कि प्रतिभा सार्वभौमिक होती है लेकिन मान्यता ऐतिहासिक। मतलब जीनियस तो कहीं भी किसी भी युग में पैदा हो सकता है, लेकिन उससे पहचान मिलना अक्सर वक्त और हालात तय करते हैं। सुश्रुत की ये कहानी हम सबको याद दिलाती है कि महान खोजें किसी एक सभ्यता या एक दौर की जागीर नहीं होती। ये तो पूरी इंसानियत की एक साझा विरासत है। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इतिहास की गहराइयों में ऐसी और कितनी ही कहानियां दबी हैं जो बस अपने फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।